दिनेश मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने वक्त निकाला। आप जो शख्सियत आज हैं उसके पीछे की कहानी हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के जरिए। तो आप अपनी जर्नी के बारे में ज़रा बताएं कि कहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी और ये मुकाम आज कैसे हासिल हुआ। जी, धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया और बातचीत के लिए। जर्नी मेरा बहुत डिफरेंट रहा है बाकी लोगों से, और मुझे खुद को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा और मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और ये सब कैसे हो गया वो खुद भी, मतलब अब जैसे बातचीत करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी आगे और समझ आता है कि कैसे हो गया। तो कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बड़े चैलेंजिंग रहे मेरे, कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज़ जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस सब की वजह से मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ गया। अच्छा भला जॉब था मेरा, और मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ गया और डिप्रेशन के अंदर मैं चला गया। तो क्या है कि शुरू में तो रिकग्नाइज़ ही नहीं आप कर पाते, बिकॉज़ हमारा इंडियन माहौल ऐसा है कि इस बारे में बात नहीं करने दी जाती और आपको सोचने भी नहीं दिया जाता कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। और जब ये समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं ऑलरेडी बहुत डीप उसमें डिप्रेशन में जा चुका था, और ओबेसिटी जो है वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ खाने पीने का, पहले से खाने का, नॉर्मली लोग पीने को गलत समझ जाते हैं, मैं बिल्कुल भी टच नहीं करता। और खाने की हैबिट्स कुछ ऐसी थी कि वो ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो गया, और वेट जो है वो देखते देखते कहाँ मैं 70s 80s में होता था यंग एज में, तो मैं 100 को भी वेट मेरा क्रॉस कर गया। और उस वेट की वजह से जो है हार्ट पे स्ट्रेस, डायबिटीज़, और इन सब से ऊपर मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसने मेरे को बिल्कुल जैसे तोड़ के रख दिया, ख़त्म ही कर दिया, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस। कि ब्रेन जो है आपका वो बॉडी को जब सिग्नल देता है कि अब उठना है, चलना है, बैठना है, वो सिग्नल जो है बॉडी या तो ले नहीं पाती या उसको वो गलत ले जी। लेती है। तो जब मेरा मन होता था कि मैं उठूं तो बॉडी मेरी गिर जाती थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई तो मैं बिल्कुल ही, मतलब क्या कहते हैं, आई लॉस्ट ऑल होप्स, हताश हो गया मैं कि अब कैसे लाइफ जो है वो निकलेगी। ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स थी और बढ़ती जा रही हैं। तो इसी उसमें ये जो सब कुछ हुआ आपके साथ, कितनी एज रही होगी आपकी, मतलब, और कैसे आप, ये सडनली तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, फिर धीरे धीरे आप डीप डिप्रेशन, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। तो क्या एज थी उस वक्त और क्या हालात थे, सराउंडिंग में क्या हालात थे, आपको कब लगा कि अब बस जी, मेरे से आप उठा नहीं सही जा कह रहा। रहे हैं बिल्कुल। ये धीरे धीरे क्रीप इन करता है आपके ऊपर, आपको एकदम से समझ नहीं आता, और आप, जैसे मैंने बोला, आप इसको समझना भी नहीं चाहते। आपको लगता है मैं इंटेलिजेंट, मेरी मैं एकेडमिक इतना स्ट्रोंग बैकग्राउंड, हूँ, बिल्कुल। जी, तो ये मेरे साथ नहीं हो सकता। बट वो फिर बाद में समझ आया कि किसी के भी साथ हो सकता है। इसको रिकग्नाइज करना और इसको एड्रेस करना, एक्सेप्ट करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं रहा हूँगा वही 40s में जब ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। और शुरू में आप फाइट करते रहते हो, आप सोचते हो कि जो मैं ऑप्शंस ले रहा हूँ एक सिचुएशन के लिए वो ऑप्शंस बेस्ट है, मगर आपको बाद में समझ आता है कि उस ऑप्शन के नतीजे में आपके साथ हुआ क्या। तो वो सब चॉइसेस जो हैं वो गलत होती गई, और 40s से स्टार्ट होके मैं 50s तक पहुंच गया, और ये सब कुछ जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया। और जब लॉस ऑफ मोटर फंक्शन हुआ तब तो बिल्कुल ही आई लॉस्ट ऑल होप्स कि मैं जीवन में कभी नॉर्मल लाइफ अब लीड कर पाऊँगा, या अपने घर से निकल पाऊँगा, या 4 कदम में चल भी पाऊँगा। ड्राइविंग का शौक़ था, स्विमिंग का शौक़ था, स्पोर्ट्स में था मैं, घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, वो सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म होकर रह गई। तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि अब लाइफ में आगे होगा क्या। तो बड़ा लंबा टाइम, ये 13-14 साल की ये स्ट्रगल मेरी इस तरह से चली, जिसमें घर में ही बंद रहना पड़ा। जी, और माहौल की जहाँ तक बात है, मैं अपनी छोटी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ रहता हूँ, अभी तक रहता हूँ। मेरे मॉम हैं, वो आ जाया करते थे। बाकी मैंने सबको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था अपनी लाइफ से, क्योंकि आप किसी को फेस ही नहीं करना चाहते। नॉर्मल क्वेश्चन को भी आप अवॉइड करते हो, क्या हाल है, कैसे हो, क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल बचने लग जाते हो। उस वक्त क्या फील होता है, मतलब आपने कहा कि 10 से 15-13 साल अप्रोक्स ये टाइम रहा आपका, तो आप इंटरनली क्या फील करते हो? क्या अंदर की लड़ाई लड़ना मुश्किल है, या फिर जो बाहर हालात बने और आप उस सिचुएशन तक पहुंचे, वो लड़ाई, वो फाइट करना मुश्किल है? देखिए, एक कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का।
जो महसूस होता था वो ऐसे महसूस होता था कि जैसे किसी ने मेरे सिर के ऊपर एक कंबल डाल दिया है और मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। तो बहुत सफोकेशन वाली फीलिंग, हेल्पलेसनेस के जो हालात हैं मेरे, वो किसने क्रिएट किए, क्यों किए, ये मेरा दोष है, ये भगवान का दोष है, या ये मेरे रिलेशंस का दोष है कि आज मैं इस हालात में हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप सबको ब्लेम देते हो मगर आप अपना रोल उसमें पहचानना नहीं चाहते। तो जब आप अपना रोल पहचानते हो कि मेरी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो सकती हैं, जब मुझे ये समझ आया कि दूसरों ने जो किया सो किया, ऊपर वाले ने जो किया सो किया, मगर जो आपने ऑप्शन चुनी कि मैंने अपने घर में बंद हो जाना है, मैंने सब कुछ छोड़ देना है, मैंने रो रो के टाइम निकालना है, मैंने पिटी और सिंपैथी के ऊपर ही अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं, तो वो सारी चीज़ें तो आपकी गलत ऑप्शन है, वो किसी और का आप पे इम्पोज किया हुआ नहीं है। लोग फाइट करते हैं, ऐसे हालात में भी हंसते हैं, लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो उस टाइम मेरे से नहीं हो सका, वो मैं अपनी गलती मानता हूँ इसमें। कितना टाइम लगा आपको खुद को ये समझाने में कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, और उसके बाद जब आपको लगा कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, और मुझे कोई ऐसा मोमेंट था कि आपको लगा नहीं अब बहुत हुआ है जी। अब मुझे उठना है, अब मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है और मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ जो भी हुआ वो पास्ट है, लेकिन अब मुझे यहाँ से एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है, न्यू बिगनिंग की तरफ जाना है? देखिए, नई लाइफ का तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, सिर्फ मुझे ये था कि मैं किस तरह से इससे बाहर निकलूं, क्योंकि आपका एक साइड जो है वो रैशनल होता है, इंटेलिजेंट होता है, सोशल साइड होता है, आपने लाइफ एंजॉय की होती है, कुछ तो एंजॉय की होती है, तो वो सब मेमोरीज होती हैं, और एक साइड आपके सरकमस्टांसेस हैं। मेरे केस में जो प्लस पॉइंट रहा वो ये रहा कि जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था, मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग थे, बहुत सपोर्टिव थे। जब मैंने ये कहा कि मुझे डिप्रेशन है, उस चीज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब मैंने कहा कि मुझे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए, उस चीज़ को भी उन्होंने सपोर्ट किया, डिस्करेज नहीं किया मुझे कि लोग कहेंगे कि पागल हो गया ये वो, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। जो मैंने कहा उन्होंने माना। मगर एक स्टेज पे आके मेरे ब्रदर इन लॉ को ये लगा कि अब ये टू मच हो रहा है, कि इसको खुद को समझ नहीं आ रही है कि ये अपनी और हमारी हालत कर क्या रहा है। बिकॉज देवर अ यंग कपल, मेरी सिस्टर मेरे से बहुत छोटी हैं और वो नॉर्मल लाइफ एंजॉय करना चाहते थे, जो मेरी वजह से हो नहीं पा रहा था कि मैं घर में हूँ, बंद हूँ, रो रहा हूँ, उनको अपना बहुत टाइम मुझे देना पड़ रहा है मनाने में। तो फिर मेरे ब्रदर इन लॉ बड़ी देर से मुझे काउंसिल कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने काफ़ी मुझे मतलब लंबा टाइम लगा के, थोड़ा हार्शली, थोड़ा प्यार से, थोड़ा झंझकोर के, थोड़ा मतलब इमोशनली, ही समहाउ मैनेज टू ब्रिंग मी टू अ पॉइंट जिसमें मैं कह सकूं कि हाँ मैं उठूँगा, कि मैं अब ये मतलब ऐसे लेटा नहीं रहूँगा, बैठा नहीं रहूँगा, और मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। तो उस पॉइंट तक वो मेरे को ले आया। तो वहाँ से फिर आगे का जर्नी जो है वो मुझे बहुत दिक्कत रही, बिकॉज वेट लॉस हुआ, 8 महीने के अंदर अंदर 45-50 किलो मैंने कम कर दिया। सब लोग पूछते हैं कि वेट लॉस बहुत टफ रहा होगा, बिकॉज लोगों की लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है वेट के साथ। मेरे मामले में यूनिक चीज़ ये रही कि वेट लॉस बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर चुके, देख चुके थे। इट वॉज अ स्टेपिंग स्टोन। मुझे पता था कि मैं ये करूँगा तो जीवन आगे बढ़ेगा। लोग करते हैं ब्यूटी के लिए, फिगर के लिए, यू नो, लुक्स के लिए, जीना था। जी, मैंने किया लाइफ को रिक्लेम करने के लिए। तो वो खटखट से हो गया। मेन मुझे प्रॉब्लम आई चलने में दोबारा, क्योंकि मेरा माइंड एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं चल नहीं पाऊँगा, कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, अब वो क्रॉनिक रहेगी। तो उसके ऊपर काबू पाना, फिर से दोबारा से चलना सीखना, बाहर जाना, और शुरू में सबके साथ जाता था कि अगर गिर गया तो कोई उठा लेगा, और फिर धीरे धीरे अकेले जाने लगा, हिम्मत करी, और ये जर्नी जो है ये आगे बढ़ा। दिनेश मोहन जी, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ और जनरली लोग कहते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि आज हम बड़ा अच्छा फील करें, आज हमने कहा कि हम दुनिया जीत लेंगे, ये करेंगे करियर में, पर्सनल लाइफ में ये कुछ होगा, बहुत हैप्पी फील करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उनके लिए दुनिया ख़त्म है। क्या आपको भी ऐसा फेस करने को मिला, या आपने सडनली सोचा कि अब मैंने जीना है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई? देखिए, हाँ, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, तो वो रिकग्नाइज़ करना कि ये मूड स्विंग है या डिप्रेशन है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेरे साथ भी होता है कि अभी आप उठे हो तो आपका मूड बहुत अच्छा है, थोड़ी देर में कोई ऐसी बात होगी, किसी ने कुछ बोल दिया या कहीं कुछ पढ़ लिया या कोई न्यूज़ ही ऐसी देख ली, तो आपका मूड, तो डिप्रेशन में और मूड स्विंग्स में
डिफरेंस जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये वाली फीलिंग कि मेरे को अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए, ये जब मैं उस फेज़ में था तो बहुत आती थी। सुसाइडल थॉट्स भी आते थे? सुसाइडल थॉट्स भी आते किस थे। तरह के और क्यों, मतलब कोई चीज़ ट्रिगर करती थी, कुछ इंसिडेंट्स ऐसा होता था आपके लाइफ में उससे, या फिर? नहीं, आप सोच सोच के, मेरे केस में तो जब भी मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता था या क्वेश्चन करता था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ और अब आगे मेरा क्या होगा, तो मुझे लगता है सारे ही दुखी हैं, मैं खुद भी दुखी हूँ, कुछ है ही नहीं, मतलब आई वॉज टोटली जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो मुझे लगता है इससे अच्छा चलो ख़त्म ही कर देते हैं यार, सबकी छुट्टी हो जाएगी, तेरी भी छुट्टी हो जाएगी, फिर भगवान को जाके कहेंगे कि अगला जन्म थोड़ा ठीक ठाक दे दे। मगर ये बात बाद में समझ आई कि अभी जो वक्त काट रहे हो, अगर इसको जॉयफुली निकालोगे तो फिर फ्यूचर भी आगे उस हिसाब से रहेगा। तो एक बार जब मैंने रिकवर कर लिया तो मूड स्विंग्स आते हैं सबकी तरह, मगर मैं अपने जीवन से, अपने आप से और अपने हालात से बहुत प्यार करता हूँ। तो वो क्वेश्चन अब मेरे मन में कभी नहीं आता कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, या मुझे अपने आप को ख़त्म करना है, वो दोबारा कभी। लेकिन सेल्फ लव के उस जगह तक आना, सेल्फ लव को लोग कुछ मतलब आप किस तरह से देखते हैं? सेल्फ लव क्या है आपके लिए? जीने का मकसद मिल जाता है बहुत सारे लोगों को, जैसे आप एक एग्जाम्पल हैं कि खुद से प्यार तो करो पहले, दुनिया की तो बाद में देखेंगे। एग्जैक्टली खुद का रिगार्ड नहीं कर रहे, खुद से प्यार नहीं कर रहे, और ये एक बहुत और आप उम्मीद करते हो कि बाकी दुनिया आपसे बहुत प्यार करे, बहुत रिस्पेक्ट करे, आपको पैम्पर करे। और ये बहुत वाइड है ये टर्म। मैं अच्छी आदतों को, अपना ध्यान रखने को, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा सोच, इसको मैं सेल्फ लव मानता हूँ। तो जो भी इन एरियाज़ को हार्म कर रहे हैं वो बहुत खुश होंगे, मगर वो सेल्फ लव नहीं है। तो उसका नतीजा उनको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा कि बहुत सारा कुछ खा पी लिया, पार्टियों में जाने लग गए, ओवर ईटिंग कर लिया, वेस्ट कर दिया फूड को, तो उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मगर उसके नतीजे जो हैं वो बाद में निकले। आप कहेंगे मैं तो कितना एंजॉय कर रहा हूँ, सेल्फ लव है, मैं तो बहुत मज़े कर रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ कि जब आप अपनी सेहत का, अपने माइंड का, अपनी ज़ुबान का और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स अपनी स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है आपका जीवन का, आपकी जो आत्मा है उसका जब आप ध्यान रखते हैं तो वो सेल्फ लव है। और वो करना कोई बुरी बात नहीं है। आज के दिन में मैं ये बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो मुझे अपसेट कर सकते हैं। मेरी मदर हैं जो कर सकते हैं अपसेट मुझे, और अदरवाइज़ मैं आसानी से किसी को अलो नहीं करता अब कि वो मेरे ऊपर कुछ असर डालें। लेकिन आज जो हम दुनिया देख रही है, दिनेश मोहन जी, वो दिनेश मोहन जी कहाँ से मतलब निकले, कब निकले, कैसे आज इस रूप में जो आप आए हैं, उसकी शुरुआत भी तो कहीं से हुई होगी। कैसे वो असाइनमेंट मिला, या फिर आपने कभी सोचा था? बचपन में कुछ ख्वाब होते हैं, वो शायद बचपन के साथ छूट जाते हैं, फिर सडनली कुछ होता है, फिर हम वही ख्वाब जीते हैं। ये हुआ कैसे जो रूप आज हम आपका देख रहे हैं? मेरे केस में सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि मेरे कोई ऐसे ख्वाब थे नहीं बचपन में। मतलब बॉलीवुड मूवीज़ तो देखिए सभी के घरों में सबको, और तब तो बड़ी नीट एंड क्लीन अच्छी मूवीज़ होती थी। जिस एज में मैं 60s में ग्रो अप कर रहा था तो हमारे पेरेंट्स को भी बहुत शौक था, फैमिली को भी बहुत शौक था, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस लाइन में जाना है या जाना होगा कभी, या अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। एकेडमिक फैमिली से था, पेरेंट्स दोनों जो हैं वो एजुकेशनिस्ट थे, पढ़ो लिखो नौकरी करो, और सरकारी नौकरी करो तो और भी अच्छा है कि पेंशन मिलेगी, और आप तो वही टारगेट लेके हमेशा आगे बढ़े। ये तो बहुत इंसिडेंटल हो गया कि जब मैंने वेट लॉस किया तो मैं वही जैसे कहा कि मैं चलना दोबारा मुझे सीखना पड़ा। तो मैं जिस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था तो उसने 6 महीने बाद मुझे बोला कि सर इतना परिवर्तन आ गया, आप खुद को एक बार देखो तो ध्यान से। और मेरे फादर जो हैं वो एक मॉडलिंग एजेंसी में हैं, दिल्ली में एसोसिएटेड हैं, और वो सीनियर एज मॉडल्स के भी शूट्स करते हैं, तो आप वहाँ ट्राई। आपकी एज उस वक्त कितनी थी? 57 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब बड़ा ही भद्दा सा मजाक है एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो अभी बीमार हो के वो भी ऐसी फील्ड में जाना जहाँ चकाचौंध है, सब ग्लैमर है, लुक्स बेस्ड। बिल्कुल। और जिस तरह से आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एटीट्यूड क्या है, सारा उसी पे ही बेस्ड है। तो मुझे लगा कि यार ये तो तुम बहुत गंदे वाला जोक कर रहे हो। तो उसने मुझे बिना बताए हुए मेरी सिस्टर से बात की, बिकॉज ही वॉज इन टच, और मेरी कुछ पिक्स लेके उसने अपने फादर को भेज दी। तो वहाँ एजेंसी से मुझे कॉल आ गया, और मैं बड़ा नाराज़ हुआ अपनी सिस्टर से कि कैसे करवा दिया तुमने, कि मैं अवॉइड करता था लोगों को फेस करना। तब तक कोई दोस्त मित्र मेरे थे नहीं, ज़्यादा सर्कल था नहीं, वही घर में ही बात कर लूँ इतना ही कॉन्फिडेंस था।
मगर अगेन माय ब्रदर इन लॉ वो मुझे ले गया ज़बरदस्ती ऑडिशन पे, और बहुत बार मैंने इस बारे में बोला है कि मैं रूम में एंटर किया तो लंबे लंबे 8-8 फुट के लड़के, 10-10 फुट की लड़कियां, एंड सारे बहुत फिट और बड़े मॉडर्न, और मुझे लगा कि मैं तो पैंट कमीज़ डाल के और कमर झुकी हुई और कैसे आ गया यहाँ पे मैं। मगर उस सारे क्राउड में से उस एजेंसी ने मुझे ही साइन किया, और जब मेरा ऑडिशन लिया गया तो मुझे वाकई में ऐसे लगा कि दिस इज़ द पॉइंट जिस पे मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी लाइफ। जैसे कहते हैं ना कि वन डोर नीड्स टू बी ओपन्ड, बट वो खोलना आप ही को है। तो वो वाला फीलिंग आया, और बड़े मन से ऑडिशन दिया, और बड़ी हैरानी हुई कि मैं ये कर गया कि फ़ोन पे बात करो, अब हंस के दिखाओ, अब रो के दिखाओ, अब चल के दिखाओ। जबकि दूर दूर तक कोई एक्टिंग से वास्ता नहीं था बिल्कुल आपका। वास्ता नहीं। बट मुझे लगा कि अब सब इतना फेथ कर रहे हैं मेरे में, तो आई शुड हैव फेथ ऑन माई क्या सेल्फ। उस पॉइंट पर आपको ये भी फील हुआ कि जितना मैंने खुद को ख़त्म करना था, जितना मेरे साथ बुरा होना था हो चुका, अब तो नई लाइफ है, मतलब ये ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला जो एक एटीट्यूड आपके अंदर आता है ना कि मैं तो ज़ीरो पे तो हुई, इससे ऊपर ही जाना है अब तो ऐसे मैंने कभी ब्रेक डाउन किया नहीं था। उस स्टेज पे मुझे सिर्फ एक ही रियलाइजेशन थी कि ऊपर वाले को तुम्हारी लाइफ प्लान करने दो। अब तक तुमने प्लान किया और क्या कहते हैं उसको, वो with flow वाले रायता पे चले। फैला हाँ, दिया। जी जी जी। तो अब लाइफ को और गॉड को प्लान करने दो। तो जो चीज़ें आ रही हैं उनको रेजिस्ट मत करो। जो ऑफर्स तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक ठाक हैं, लीगल हैं, अच्छी हैं, सोशली एक्सेप्टेबल है, तो वो काम उससे भी क्यों बचते फिर रहे हो। तो वो एक फीलिंग थी मेरे दिमाग में। तो मुझे यही लगा कि ये भगवान यहाँ तक ऑडिशन तक लेके आया है। लेकिन क्या आपने ये सोचा था, चलो मॉडलिंग में एंट्री तो हो गई आपकी, कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ भी आपको काम करने का कभी मौका भी नहीं, मिलेगा? कभी भी नहीं। अभी मुझे मॉडलिंग करते हुए 2-1 साल हो गए थे। 2016 से स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, और कैमरा फेस करना, पोज करना, इसी चीज़ का कॉन्फिडेंस था। छोटे मोटे टीवी कमर्शियल्स के बूढ़ा फादर बना के बिठा दिया एक कोने में, और लड़की की विदाई, आप बैठे हो उदास होके, वो सब किया था। जी। और अपने इमेज से मैं खुद ही बहुत परेशान था कि आपको भी कुछ नया करना था, मतलब आपके हाँ, लिए मतलब तो मैं एक रियल लाइफ में एकदम डायगनली डिफरेंट था। मैं फटी हुई जीन्स डालता था, मैं टी शर्ट्स डालता था, और बड़े फंकी हेयर स्टाइल्स बनाता था। तो बहुत ज़्यादा मेकओवर करके मुझे बिठा देते थे शूट्स में, और मुझे लगता था कि यार दिस इज़ नॉट मी, ये करने के लिए नहीं मैंने ये काम किया था। तो ऐसे ही बस कॉल आ गया, वो सलमान खान जी की प्रोडक्शन हाउस से। बताया नहीं गया मुझे कि क्या मूवी है, कौन एक्टर होंगे, बट दे जस्ट सेड कि आप बेड पे लेट के एक सीन शूट कर दो कि आपका बेटा बहुत साल के बाद आया है, और आपने बोलना है बेटा तू आ गया, कह के आपने मर जाना है। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब कैसे होगा। बाय दैट टाइम मैं जिम जा रहा था, और तो मुझे लगा कि ऐसे लगता है कि मैं अभी मतलब मर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला सर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टर वगैरह देख लेंगे, आप बस सीन भेज। तो आई सेंट द सीन, और वो कॉल आ गया कि जी भारत मूवी बन रही है, और सलमान है, कैटरीना है, सुनील ग्रोवर हैं, तब्बू हैं, सो ऑल माय फेवरेट्स वर देयर। सो आई सेड यस। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रोल था, अगर आपने मूवी देखी हो, कुछ सेकंड्स का, और प्रोफाइल वही था, रोने वाला। तो मुझे लगा ठीक है कर देते हैं, क्या है। लेकिन अभी फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, और क्या आपका अपना क्या प्लान है, मतलब आप किस रोल में अपने आप को देखने की इन फ्यूचर में? अभी ये प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, बिकॉज मुझे लगता है कि एक्टिंग और मॉडलिंग जो है वो कब तक चलेगा। एवरीबडी सेज, मैं तो चाहता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक करूँ, बट देन एवरीबडी सेज कि शॉर्ट लिव्ड है, कुछ साल ये वो, फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो क्योंकि मुझे गारमेंट्स का बहुत शौक है, फैशन में काफ़ी नाम है मेरा फैशन इंडस्ट्री में, तो अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है मैंने कपड़ों का जी, जो स्ट्रीट वेयर है, जैसे मैं कपड़े डालता हूँ, जिसका नाम है डी मास्क। तो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, मॉडल्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, फिटिंग्स चल रही हैं। सो अब थोड़ा सा जो है ना उस रोल में आया हूँ कि अब लोगों को फैसिलिटी देनी है कि वो अच्छी मॉडलिंग, नीट एंड क्लीन मॉडलिंग जो करना चाहते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गाइड करो, तो उस रोल में एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, DMS के प्रोडक्शंस, जिसमें हम छोटे मोटे शूट या लोगों के मेकओवर, वो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है जो मुझे मेरे दिल के करीब है, कि कोई भी कॉरपोरेट से, किसी भी दुनिया से आते हैं, वो कहते हैं कि हमें मेकओवर चाहिए, कि हम अपने स्टाइल से, अपने बोलचाल से, अपने रहन सहन से एक स्टैटिक आ चुका है हमारा।
तो उनको फिर हम पूरा एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल मेकओवर देते हैं कि कैसे वो बात करें, मेडिटेशन करें, उनके रूम की जो है वो इंटीरियर्स कैसे होने चाहिए और कपड़े कैसे डालें वो, और ग्रूमिंग क्या हो उनकी। तो इट्स अ 6 months पैकेज, सो वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आप इस सटाई में जब बाहर निकलते हैं, रील्स बनाते, लोगों से मिलते, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का? मतलब अपनी सोसाइटी में, मतलब जी। समझ रहे हो आप? मतलब हाँ, मतलब हर तरह का मिलता है, हर तरह का मिलता है। गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। मैं कहता हूँ कोई आपको गाली भी दे, वो कम से कम आपको पहचान तो रहा है। ऐसे कोई किसी को गाली नहीं देता। तो इट्स अ मिक्सचर, हर तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं। जो लोग थोड़े प्रूडिश हैं, थोड़ा सोचते हैं कि जी कल्चर मीन्स कुर्ता पजामा, तो उन लोगों को थोड़ा मैं थ्रेट लगता हूँ, तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं। और जो खुले दिल के हैं, जिनको पता है जीवन एक ही बार मिलेगा और कैरेक्टर का आपके आउटलुक से कोई कनेक्शन नहीं है। कैरेक्टर इज़ हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, हाउ पंक्चुअल यू आर, हाउ लॉयल यू आर, हाउ ट्रूथफुल यू आर। तो जिन जिन लोगों को ये बात समझ आती है कि कर्म कर रहा है, अभी राम नाम जपने की उम्र में भी कर्म कर रहा है, तो भगवान का दिया हुआ है, कर्म से बड़ा क्या होगा। और इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या होगी कि आप 57 में ये डिसाइड करते हो कि मैंने एक नए फील्ड में जाना है, और उस फील्ड में आप इतना नाम कमाते हैं, इतना शानदार काम करते हैं। मतलब आज 30 आके सब समझते हैं कि बस पैक हो गया सब। ये बड़ी इंस्पिरेशन है। मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसको जीना कैसे ये आपके ऊपर है, और सोच से ही जिंदगी बनती है। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। तो मेरे को लगता है 30s और 40s में सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है कि आप जो अचीव करना चाहते हो वो कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। फैमिली लाइफ जो है वो एक मोड में सेटल हो जाती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो एक डलनेस जो है ना वो हमारी सोच में आ जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए। बिकॉज लाइफ जो है वो कभी भी पलट सकती है। लाइफ ऑलवेज हैपन्स इन फेजेस। अगर आप उठा के देखें तो समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता। वो समय की तो प्रकृति ही है बदलाव। इवन प्रकृति की प्रकृति है बदलाव के, नेचर इज़ चेंज। तो आप कैसे एक ही हालात में रह सकते हो? तो हमेशा पॉजिटिव रहो कि हाँ ये बदल जाएगा। पॉजिटिव के साथ ग्राउंडेड रहो कि अभी जो है आप उड़ रहे हो हवा में, ये भी बदलेगा। मतलब अच्छा है तो भी बदलेगा, और बुरा चल रहा है तो भी इसमें पॉजिटिविटी है। देखिए, बुरा चल रहा है तो आप समझे कि बदलेगा, तो आपको पॉजिटिव रखे कि चलो ये निकल जाएगा ऐसे। लेकिन जब अच्छा चल रहा हो तब भी आपको संभल कर रहना बुरा चाहिए। इज अ स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज हाउ यू टेक इट, यू नो। ऊपर वाले ने नहीं किया ये कि आप आज आपको ये मिल गया, कल आपको आपसे वो ले लिया गया। ये लेसन्स हैं, और आप उन सारे लेसन्स में, जैसे गीता में लिखा हुआ है, अगर आप जॉयफुल रहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप हंसी से उछलने लग जाओ या रो रो के दहाड़े मार के गिर जाओ। आप जॉयफुल रहिए, एक्सेप्ट करके चलिए कि ये है तो वो भी होगा, और वो था तो ये भी होगा। दोनों चीजें होंगी, हाँ, दुख सुख तो दोनों आएंगे, चीज़ें दुख होंगी। तो छाव होगी। आप अपने आप को सेल्फ लव अगेन, कि आपने अपने आप को ऐसे नहीं अफेक्ट होने देना कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई या लेकिन एकदम या से। आप अभी भी मानते हैं कि डिप्रेशन को हमारी सोसाइटी, हमारे आज भी लोग उस तरीके से नहीं देखते कि ये भी एक डिजीज़ है? बाकी जैसे हमें फिजिकल हेल्थ होती है, वैसे मेंटल हेल्थ भी है, और इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और इसको ट्रीट करना होगा जैसे हम फिजिकल हेल्थ को ट्रीट करते हैं। क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि 5th-6th क्लास में बच्चा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, बर्डन है मेरे ऊपर, होमवर्क का बर्डन है, या फिर क्लास में किसी ने बुली किया, चॉकलेट ना मिलने का बर्डन है, चॉकलेट नहीं मिलने का, और मम्मी seriously, पापा ने मना कर दिया, या फिर पार्टी में नहीं जाने दिया बाहर। राइट। ये तो वही फिर ये डे टू डे लाइफ के प्रेशर्स हैं। दिस इज़ नॉट डिप्रेशन, इट हैज़ टू बी रिकग्नाइज्ड कि डिप्रेशन है क्या। वो डिप्रेशन कुछ ऐसा नहीं है कि अब ये हो गया तो आप खुश हो गए और नहीं हुआ तो आप दुखी हो गए। इट्स अ मेजर मेडिकल कंडीशन जिसको रिकग्नाइज करके एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक स्टेज पे आके जब आपकी सोच थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, उस टाइम अगर आपके कंपनी में कोई भी ये कहे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसकी बात को आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। बिकॉज हो सकता है आपकी काउंसलिंग उसकी मदद कर दे और आप रिकग्नाइज कर पाएँ कि उसके साथ दिक्कत क्या है और उस दिक्कत का कोई सॉल्यूशन निकल सके। तो सीरियसली इस बात को लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये मूड स्विंग है या वाकई में ही एक अस्वाद डिप्रेशन। लेकिन दिनेश मोजी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लड़ाई है ये खुद के साथ ज़्यादा है। बाहर के लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, आपको पैम्पर कर सकते हैं, आपको अच्छा फील करा सकते हैं, लेकिन असल जो लड़ाई ना वो आपके अंदर है, और जब तक आप वो योद्धा नहीं बनेंगे, आई थिंक उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। बाहर तो देखिए लोग
सपोर्ट करने वाले भी हैं और आपको डाउन करने वाले भी हैं, और कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, वो ताने मारना और वो सब पुल बैक करना, वो सब चलता ही रहेगा आपके साथ। आपको खुद को रिकग्नाइज करना है, क्योंकि फ़ायदा या नुकसान आपका है, जीवन आपको मिला है, यू आर आंसरेबल, सर्कमस्टांसेस आर नॉट आंसरेबल। आपसे जब भी हिसाब लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा कि आपने क्या किया, ये नहीं कि दूसरों ने क्या किया। ये बहुत सारे लोग ऐसे भी जो उस फेज से, उन सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे या फिर फैमिली क्या कहेगी, ये चीजें बहुत सारी हैं। वो दुनिया तब नहीं आती जब आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन जब आप प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स करते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, स्टेप आउट करना चाहते हैं, तब वो दुनिया आपको खड़ी दिखती है। उन लोगों को आप कुछ कहना चाहें कि देखिए बिल्कुल मेरे अपने साथ ऐसा हुआ कि जब मैं वेट गेन कर रहा था शुरू में, और फिर भी थोड़ा बहुत मिलता था रिश्तेदारों से, उसमें सब कहते थे अरे क्या अच्छी सेहत बन रही है इसकी, है मतलब तगड़े मोटे होने को हम लोग अच्छी सेहत मानते हैं। और जब मैं बिल्कुल ठीक हेल्थ में आ गया, वेट लॉस हो गया, सब लोग कहने लगे अरे तुम बीमार तो नहीं हो कि ऐसे दिख रहे हो, एकदम हड्डियां निकल आई हैं। तो आपको अपना देखना है, आपको लोगों का नहीं देखना। वो तो आपको हर तरह से गलत जज करेंगे, आप जो कर रहे हैं उसके उल्टे ही जाएंगे लोग। आप खुद कितने स्टेडफास्ट हो, कितनी आपकी विल पावर है, कितना आप पॉजिटिव हो और कितना आप सेल्फ लव करते हो, हालात से कितना लड़ना चाहते हो, लड़ने से ऊपर आप कितना उससे निकलना चाहते हो। एवरीबडी लाइक्स टू बी अ विनर, राइट। तो वो ज़िंदगी को एंड में आपको विनर ही डिक्लेयर करने दो, मदद कीजिए लाइफ की। जी, अब कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगी, आपको अपने आप डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है, मतलब आपकी नज़र में क्या मायने हैं। सेल्फ लव की हम लोग बात कर चुके हैं, अब बात आती है लव। लव इज़ नेक्स्ट टू गॉड, आई मीन नॉट नेक्स्ट टू, इवन इट इज़ गॉड। अगर आप भगवान को भी कुछ एट्रीब्यूट एस्क्राइब करना चाहें कि कुछ इमोशंस जो हैं वो भगवान को देनी है, तो सबसे ऊपर लव का ही नाम आता है। तो इट्स अ यूनिवर्सल एंड डिवाइन फीलिंग, और हमारे हर रिश्ते, हर इंटरेक्शन अपने से और दूसरों से उसी पे लव, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, इस पे बेस्ड होना चाहिए। एक बेस्ट मैसेज जो आप यूथ को, सबको, दुनिया को देना चाहेंगे जिससे दुनिया खूबसूरत बने, एक सिंगल मैसेज, मतलब एक सिंगल वर्ड के साथ। देखिए दुनिया तो खूबसूरत है ही, उसको बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना नज़रिया जो है वो खूबसूरत बनाना है। आपका नज़रिया ही तो है। आपको कहीं पे गंदगी दिखाई देती है तो वो आपकी नज़र ही आपको कहती है कि ये चीज़, आप उसको, अगर आपको लग रहा है ये गंदगी है तो उसको हटाने में मदद कीजिए, उसको खूबसूरत बनाने में मदद कीजिए। तो लाइफ इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आपको केवल अपना नज़रिया जो है, जस्ट अ शिफ्ट, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ करना है, फिर लाइफ अपने आप ट्रैक पे आ जाती है। Motivation, yes, you have to inspire others, you have to inspire yourself, you have to motivate yourself। अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज सुनिए, अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए। जो आपका फील्ड है उसमें सक्सेस स्टोरीज बहुत होंगी, उन पे फोकस कीजिए, इंस्टेड ऑफ दिस के उसको सक्सेस क्यों मिल गई या उसको क्यों मिल गई। इट्स लाइक दैट। लाइफ इज़ beautiful under all circumstances. It's the most beautiful thing that God can give you. Never run away from your life. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप एक पेंटर की पेंटिंग्स देखने जाते हैं, एग्जीबिशन लगी हुई है, और पेंटर बहुत उम्मीद में है कि आपका क्या रिएक्शन होगा, और आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो, आप यूं ही निकल लेते हो, तो पेंटर को कैसा लगेगा। तो जिसने लाइफ हमें दी है वो इतना कम से कम चाहते हैं कि हम जीवन को अप्रिशिएट करें। अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो जीवन ब्यूटीफुल लगेगा कैसे। सो ऑलवेज अप्रिशिएट वॉट एवर लाइफ हैज़ बिन गिवन यू। वहाँ से फिर स्टार्ट कीजिए, आगे जहाँ भी जाना है, जो क्रिएट करना है कीजिए। थैंक यू सो मच दिनेश मोहन जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जर्नी, और हमें लगता है कि यूथ को, हर मतलब एज ग्रुप के लोगों को आपकी जर्नी और ज़्यादा इंस्पायर करेगी। अगर हम किसी एक को भी इंस्पायर कर पाए इससे, और किसी को उठा पाए, बता पाए कि हाँ उठिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आपको इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।